नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा झटका लगा है और उनके बड़े नेता जो कि परिवहन मंत्री भी रहे थे महाविकास आघाड़ी सरकार में, अनिल परब, उनकी संपत्ति ईडी ने सीज की है। और ये संपत्ति वो है जो इन्होंने समुद्र के किनारे एक रिसोर्ट बनाया था और वो रिसोर्ट अवैध था क्योंकि वो वहां पर अवैध रूप से इन्होंने अपने प्रभाव को प्रभाव बनाते हुए अवैध रूप से बनाया था। और इसकी जो शिकायत है किरीट सुमैया ने की थी। उन्होंने खुलासा किया था कि किस तरह से, आपको बताने, रत्नागिरी के दोपाली में साई रिजॉर्ट्स एनेक्स नाम का एक रिसोर्ट बना रखा है जिसकी कीमत 10.2 करोड़ रुपया है। अब इसको जो है स्थायी रूप से कुर्क कर दिया गया है। ये जो अनिल परब हैं, ये परिवहन और संसदीय मामलों के मंत्री रहे हैं 2019 से लेकर 2022 तक, महाविकास आघाड़ी सरकार में रहे हैं। इसमें तटीय विनिमय क्षेत्र प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। ये समुद्र के तट का जो एरिया है उसमें महाराष्ट्र सरकार में कानून है कि वहां एनओसी के बगैर आप कोई निर्माण भी नहीं कर सकते और भवन बनाना तो बिल्कुल मनाही है। जिस तरह से सिंचाई की भूमि होती है राज्यों में नदी के और नहर के किनारे, इसी तरह से समुद्र के किनारे तटीय विनिमय क्षेत्र ये होता है और इसका जो प्रावधान है उसका उल्लंघन करके ये बनाया गया था। तो इसकी फोटो वीडियो सब वायरल की थी किरीट सुमैया ने। फिर इसकी शिकायत ईडी को की थी, गृह मंत्रालय को इन्होंने शिकायत की थी और ये कहा था कि ये अवैध रूप से बनाया गया है। इसमें अपने प्रभाव दिखाते हुए ये अनिल परब ने नेताओं से सांठगांठ करके, और इसमें जो बाकी एजेंसियां हैं उनकी भी मिलीभगत है। तो एक कंप्लेंट हुई थी और इस कंप्लेंट होने के बाद आपने देखा कि किरीट सुमैया को भी धमकियां दी गई थी क्योंकि उद्धव ठाकरे के ये राइट हैंड माने जाते थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि भाई आप अगर शिवसैनिक बताते हैं और आप कहते हैं मैं तो पक्का कट्टर शिवसैनिक हूं, तो क्या आप नियमों को तोड़कर अवैध काम करोगे, नियमों के विरुद्ध काम करोगे, प्रॉपर्टी इकट्ठी करोगे? ये सवाल जब किरीट सुमैया उठा रहे थे तो शिवसैनिकों ने उनके ऊपर हमला तक कर दिया, उनके ऊपर लांछन लगा दिए। उसको लेकर उन्होंने मानहानि का दावा भी 100 करोड़ का किया। वो केस अभी चल रहा है, उनके ऊपर आरोप लगाए गए। लेकिन सवाल यह था कि उद्धव ठाकरे अच्छा होता अपने नेता से ही पूछते, भाई आपने ये रिसोर्ट बनाया, आपने नियमों को तोड़ा तो क्यों? लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार का अगर आप इतिहास देखेंगे, थोड़े से कार्यकाल में जितने घोटाले हुए महाविकास आघाड़ी में, इतने महाराष्ट्र की राजनीति में कभी नहीं हुए। मतलब 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप वहां के गृह मंत्री पर लग रहा है। गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनकी ईडी ने जांच की तो पाया कि प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की इकट्ठी कर ली जिसका उनको पता ही नहीं है। तो पता लग रहा है पुलिस के जरिए उगाही चल रही थी। संजय राउत, उद्धव ठाकरे शिवसेना के ही प्रवक्ता, पत्राचाल घोटाले में जेल गए, अभी जमानत पर हैं। केस अभी चल रहा है कि साहब गरीबों के नाम की जमीन बिल्डरों को दे दी। इस तरह के कारनामे महाविकास आघाड़ी सरकार में चल रहे थे और जिस तरह से अब ये खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से अब ये लोगों के ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं, अगर केंद्र में भाजपा सरकार, मोदी सरकार नहीं होती तो कभी नहीं होता। इनको यही लग रहा था कि रिसोर्ट बना लीजिए, पैसा कमाइए, कोई तोड़ने की तो हिम्मत रखता ही नहीं है। भाई उद्धव ठाकरे जी का हाथ है तो उद्धव ठाकरे जी का हाथ अनिल परब के साथ, तो अनिल परब को फिर डर किस बात का? और इसलिए ये संपत्तियां जो हैं अगर सारी जांच करेंगे तो आप पाएंगे महाराष्ट्र में नेताओं ने यही काम कर रखा है। सरकारी प्रॉपर्टी कब्जा लेना, सरकारी जमीन पर अपना मकान बिल्डिंग बनाकर किसी को बेच देना, बहुत बड़ा धंधा एक वहां पर नेताओं ने इस तरह का कर रखा है और वो एक पूरा गठजोड़ चल रहा है। लेकिन उस नेक्सस में बात तो तब होती है जब आप गरीबों के हिस्से का हक मार के खा जाए। मतलब पत्राचाल में आप देखिए कि लगभग 650 के करीब परिवार रह रहे थे जिन लोगों को यह कह दिया गया कि आपके लिए हम
क्योंकि भाई मकान आपके फ्लैट जर्जर हो गए हैं तो इनकी जगह नए फ्लैट देंगे। कितना बड़ा धोखा उनके साथ हुआ। वो किराए पर शिफ्ट हुए, उनको किराया देने को कहा गया कोर्ट ने, क्योंकि आदेश दिए थे कि भाई गरीब आदमी कहां जाएंगे, आप बनाने में टाइम लगाओगे, तो अब तक नहीं दिए। ये धोखा उससे बड़ा और क्या होगा। तो आप देखें कि अब भूमि इनकी जो कुर्क की गई है वो 2,73,91,000 की इनकी वो भूमि कुर्क की गई है, और इसमें जो है ये रिसोर्ट बना हुआ था। इसको लेकर के अब जो ये कार्रवाई हुई है अभी तो प्रारंभिक है, इसमें संपत्ति कुर्क हुई है, इसके आगे जान पर बातचीत होगी, एजेंसियां और इसमें जांच करेंगी, और जब अब इनसे पूछताछ में बाकी सबूत सामने आएंगे कि इतना पैसा भी आपके पास कहां से आया, यदि इसका संतोषजनक जवाब ईडी को नहीं मिला तो ईडी इनको गिरफ्तार भी इस केस में कर सकती है। उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है इसके ऊपर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, और अब तो सवाल आपने पिछले दिनों देखा था कि जो उनके बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उसको लेकर भी आरोप लगे थे। हालांकि अभी तक उसमें कोई जांच हुई नहीं है, लेकिन आरोप लगे कि उनके रहते सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई, जिसको आप मौत या आत्महत्या बता रहे हैं, वो आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या थी, और उसमें पुलिस प्रशासन के लोग मिले हुए थे, और कहा यह जा रहा है कि आदित्य ठाकरे के भी कोई सुरक्षा गार्ड उसमें थे। अब इसको लेकर भी एक राजनीति शुरू हुई, और राजनीति जब शुरू हुई जब एक गवाह सामने आ गया जिसने कहा कि भाई महाविकास आघाड़ी सरकार में तो मुझे डर था इसलिए मैं बोला नहीं, लेकिन आज सामने आकर मैं खुलकर बोल रहा हूं, क्योंकि इस मामले में बहुत बड़ा झोल हुआ है और पुलिस की मदद से सारे सबूत मिटाए गए हैं। डॉक्टरों ने अपनी जांच ठीक नहीं की है, पोस्टमार्टम तक में भी नियमों का उल्लंघन हुआ है। अब सीबीआई उस गवाह का बयान लेने जा रही है जो वो मेडिकल के टीम के साथ सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम के समय था। यदि वो गवाह सही है तो समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में सीबीआई के शिकंजे में आदित्य ठाकरे भी आ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि ये खाली आरोप हैं, और वो जो गवाह है वो भी कोई नेताजी का नाम नहीं ले रहा है, यानी आदित्य का नाम नहीं ले रहा है, उसको केवल पोस्टमार्टम तक बात पता है। आगे कौन क्या कैसे है, उसके पीछे हत्या या आत्महत्या के पीछे कौन है, इससे उस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे बाकायदा दावे से ये कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे का उसमें हाथ है। दिशा सालियान की मौत वो मौत नहीं है, वो हत्या है, और उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था, उसको बाद में बिल्डिंग से फेंका गया है। ये जो आरोप सीधे सीधे उन्होंने लगाए हैं, इसको लेकर बड़ी चर्चा है कि यदि ये आरोप गलत हैं तो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे की तरफ से मानहानि के केस की बात कही गई है, लेकिन अभी तक किया नहीं गया है। तो क्या कहीं ना कहीं कोई मिलीभगत ऐसी दिखाई दे रही है जिसके कारण से मौन होकर के इन आरोपों को सुना जा रहा है। ये आरोप नीतीश राणे के अलावा उनके पिताजी ने भी लगाए हैं, और दोनों ये कहते रहे हैं बार बार, और पिछले लगभग 2 साल से बोल रहे हैं कि दिशा सालियान की हत्या हुई है और इसके सबूत हमारे पास हैं। तो नारायण राणे ने यह दावा किया है। अब देखना होगा, सीबीआई के पास दोबारा से इस बात का प्रेशर बना है, तो सीबीआई इसमें अगर जांच करती है तो ये माना जा रहा है कि इसमें बहुत हद तक कहीं ना कहीं खुलासे होने के चांस हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इस सारी घटना में अगर कोई एक व्यक्ति अभी है जो सच बता सकता है, पुलिस की भूमिका को भी उजागर कर सकता है, वो है मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह, और अभी तक परमवीर सिंह आगे नहीं आए हैं। जिस दिन वो आगे आएंगे उस दिन इन 2 मौत के रहस्य के ऊपर से पूरी तरह से पर्दा हट जाएगा। यह बात अलग है कि परमवीर सिंह उनका खुद का कोई इन्वॉल्वमेंट हो या खुद का कोई स्वार्थ हो या वो किसी दबाव में आ जाए। अगर परमवीर सिंह चाहेंगे जिस दिन, उस पूरा पर्दा इसके ऊपर से उठ जाएगा, क्योंकि वो कमिश्नर थे, उन्हीं के रहते सब ये हुआ, तो किसी के प्रेशर में ये हुआ है कि सबूत मिटाए गए। कौन कौन इन्वॉल्व थे,
मुझे लगता है सारी जानकारी उनके पास होगी और इसीलिए वो यहां से गायब भी हैं। जिस दिन वो प्रस्तुत होंगे, वो कौन सा दिन होगा वो तो वही तय करेंगे। लेकिन समझा जा रहा है कि जिस दिन ये खुलासा होगा, ये महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत की राजनीति में भूचाल आने वाला है। और इसकी इंतजार कम से कम सुशांत सिंह राजपूत के जो फॉलोवर हैं उनको तो है ही, रोज बैठकर याद करते हैं और वो ये कहते हैं कब खुलासा होगा। सीबीआई जिस तरह से काम कर रही है, इस पर कोई सवाल उठा नहीं सकता। संवैधानिक संस्था है, हम सब भारत के नागरिक होने के कारण उस पर विश्वास करते हैं। आग्रह कर सकते हैं, सब लोग आग्रह कर रहे हैं कि सीबीआई जल्द ही इसमें कुछ खुलासा करे। वंदे मातरम।